आराधना पीजी डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज अपन फिजिकल ज्योग्राफी का जो दूसरा लेसन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके जो स्रोत है जानकारी को उसको पढ़ेंगे। तो इसके जो स्रोत हैं उसको अपन 3 भागों में बांटते हैं अध्ययन की दृष्टि से। पहला जो है वो अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक स्रोत है। अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक इसको इसलिए कहते हैं कि इसको अपन प्रत्यक्ष रूप से जो अध्ययन है वो करना संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है बहुत ही गहरा है। इसका जो केंद्र बिंदु पर मान सकते हैं कि लगभग 6371 किलोमीटर है। तो वहाँ तक किसी चीज़ का पहुँचना संभव नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे स्रोत है जिसके बारे में अपन एक अनुमान लगा के ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो कोर है वो ठोस रूप में भी हो सकता है, या द्रव रूप में हो सकता है, या गैसीय रूप में हो सकता है। दूसरा ऐसा है स्रोत होता है जिसको अपन के पृथ्वी के आंतरिक बारे में जो जानकारी है उसको प्रत्यक्ष रूप से अपन जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए उसको अपन प्रत्यक्ष स्रोतों में गिनते हैं। जैसे अपन मानते हैं कि जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय जो लावा बाहर निकलता है, तो उसको एनालिसिस करके ये पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसी परत तो होगी जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, और वहाँ से ये जो पदार्थ है वो गर्म और जो तरल है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग के अंदर पहुंचता है। तो उससे इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि एक परत होगी वो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, भले ही पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो जो कोर वाला एरिया है वो ठोस रूप में भी हो सकता है। दूसरा आता है भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान या जो सिस्मोलॉजी होती है उसके अंदर क्या होता है कि भूकंप विज्ञान के अंदर जो भूकंप की लहरें होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है, उनकी प्रवृत्ति होता है, उनका जो नेचर होता है वो अलग है। तो भूकंपी जो तरंगे होती है वो 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे होती है जिसको प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, दूसरी एस तरंगे होती है जिसको द्वितीयक तरंगे, और तीसरी होती है एल तरंगे जिसको धरातलीय तरंगे बोला जाता है। तो इनकी प्रवृत्ति अलग अलग होने से ऐसा अंदाज लगाया कि जहाँ से इन तरंगों की उत्पत्ति होती है वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। जैसे अभी संक्षिप्त में अगर बात करें तो पी तरंगे हैं, उनका ऐसा नेचर होता है कि वो पदार्थों के तीनों जो फॉर्म होता है, चाहे वो सॉलिड होगा, चाहे लिक्विड होगा, चाहे गैस होगा, तीनों फॉर्म से ही गुजर सकते हैं। इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि लिक्विड में जाते ही क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और ये होती है, ये धरातल जो ऊपरी परत है, जो क्रस्ट एरिया है उसके ऊपर ही ये उसके अंदर ही चला करती है। तो ये सबसे विनाशकारी परतें होती है और सबसे कम मार्ग है वो तय करती है। ये सबसे तेज गति से चलने वाली जो तरंगें होती है। तो इन तरंगों के माध्यम से भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त है वो की जा सकती है। तीसरा होता है उल्कापिंड, क्योंकि उल्कापिंड के अंदर कुछ ऐसे मैटर्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो उल्कापिंड या उल्का का जो टुकड़ा है पृथ्वी के ऊपर गिरता है, तो उसका लेबोरेटरी के अंदर एनालिसिस करके ये पता किया जा सकता है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो सकते हैं। इसलिए उल्काओं का जो टुकड़ा होता है या जो पिंड होता है उसका पृथ्वी के आंतरिक भाग के जानकारी के लिए भी उपयोग किया जाता है। और तीसरा आता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के प्रमाण। तो वो क्या, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो उस समय कुछ ऐसे लॉजिक थे जो अलग अलग लोगों ने दिए थे अपने। जैसे सिंपल सी अगर बात की जाए तो सैम्बर्लिन व मोल्टन की जो ग्रहणों परिकल्पना थी उसमें इन्होंने बताया था कि पृथ्वी का जो कोर एरिया है, पृथ्वी की आंतरिक परत है, वो उन्होंने ठोस बताया था। उसी तरह से अगर मैं बात करूं जेनकिंस की ज्वारीय परिकल्पना के अंदर, तो उन्होंने पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको द्रव अवस्था में बताया है। उसी तरह से अगर मैं लाप्लास की थ्योरी की बात करूं न्यायिका परिकल्पना की, तो वैसे तो न्यायिका है वो गैस और जो डस्ट होता है उसका एक प्रकार का पुंज होता है, तो उसकी अगर थ्योरी को मानी जाए तो पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय रूप में होता है। लेकिन लाप्लास ने खुद पृथ्वी का जो कोर है उसको द्रव अवस्था के अंदर माना है। उसी तरह से 2 व्यक्ति हुए, जॉय प्रिच और रिटर। इन्होंने पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है उसको गैसीय अवस्था में माना है। लेकिन एक बात तय है, पृथ्वी का जो कोर है वो या तो ठोस हो सकता है या द्रव हो सकता है, गैस की संभावना बहुत ही कम है। तो इन्होंने ऐसा कहा जरूर है कि पृथ्वी का जो कोर है वो गैसीय अवस्था में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अपन इसका अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंदर जो 3 है, घनत्व पहला, डेंसिटी उसको पढ़ेंगे, दूसरा दबाव है, प्रेशर उसको पढ़ेंगे, और तीसरा है टेम्परेचर, तापमान को। तो अभी अपन इसका 1 बाय 1 डिटेल से जो है एनालिसिस करेंगे या विश्लेषण है वो करेंगे।
अगर अपन ये बात करें कि पृथ्वी की जो सेल है कि घनत्व, दबाव तथा अंदर की और बढ़ते हुए तापमान के अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो संरचना है उसके विषय में कई सारे निष्कर्ष वो निकाले जा सकते हैं। यानी पृथ्वी की जो सेलें हैं उसका घनत्व तथा दबाव, और जैसे जैसे अंदर की ओर जाते हो पृथ्वी के कोर की ओर तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती जाती है। तो कुल मिलाकर एक बात तय है कि पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है वो अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे वो लिक्विड भी हो सकता है, कहीं ठोस भी हो सकता है। तो ये जो संभावनाएं हैं वो इस घनत्व के आधार पर अगर देखा जाएगा तो पृथ्वी की जो संरचना है उसके विषय में कई सारे निष्कर्ष है वो अपन निकालते हैं। तो इसकी ऊपरी भाग की अगर बात की जाएगी क्रस्ट की, तो अपन कहते हैं कि वो दो परतों से बना हुआ है, परतदार या अवसादी श्रेणी। तो परतदार या अवसादी सेलें हैं तो इसका जो घनत्व रहता है वो कम रहता है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि इसकी जो मोटाई है वो कुछ मील से लेकर सैकड़ों मील तक हो सकती है। तो ऊपर से क्या रहता है, जो दबाव लगता है जो बाहर की वजह से, तो उसका जो अंदर वाला जो पदार्थ है वो हमेशा दबाव की वजह से ठोस रूप में ही रहेगा। तो अपन ये बात करते हैं कि पृथ्वी का जो घनत्व की बात करते तो उसका ऊपरी जो क्रस्ट का एरिया है उसका जो घनत्व है वो लगभग 3.5 GCM पाया जाता है, ग्राम घन सेंटीमीटर। क्योंकि ये ऊपरी परत है तो इसके अंदर क्या हल्के जो तत्व है वो एलिमेंट है वो पाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है या उससे थोड़ा अगर भारी बात की तो मैग्नीशियम है। तो अगर जहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम है तो उसका घनत्व ऑब्वियसली कम ही होगा क्योंकि उसका जो डेंसिटी है उन पदार्थों की कंपोनेंट की वो कम है। उसी तरह से अगर सिलिका और मैग्नीशियम होगा तो उसकी डेंसिटी एल्यूमिनियम के मुकाबले में ज़्यादा होगी, तो वहाँ का जो पृथ्वी का जो एरिया होगा उसका घनत्व अधिक होगा। और अगर अपन गहराई की ओर जाओगे तो पृथ्वी का जो कोर का एरिया है वहाँ पे भारी जो घनत्व, जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ है वो पाए जाते हैं। जैसे अगर कोर की बात करें अपन तो निकिल और फेरस पाया जाता है, यानी निकिल और लोहा है वो मिलता है। क्योंकि ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिसका घनत्व अधिक है, तो ये पदार्थ पृथ्वी के कोर में पाए जाने के कारण ही उसका घनत्व है वो अधिक है। तो अगर पृथ्वी का सर्वाधिक अगर अपन घनत्व की बात करो तो वो उसके कोर में मिलता है और लगभग जो है वो 11 GCM माना जाता है, 11 ग्राम घन सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर मैं पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करूं तो उसका जो औसत घनत्व है पृथ्वी का वो 5.5 GCM है, ग्राम घन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अपन ऊपर से अंदर की ओर जाओगे तो पदार्थों का जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है और घनत्व के बढ़ने के कारण जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है वो ठोस ही होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। दूसरा इसका प्रमाण आता है दबाव। तो दबाव क्या होता है कि पृथ्वी के जो कोर का जो अधिक घनत्व है वो ऊपर की ओर बढ़ते हुए भार के कारण है, उस वजह से जैसे जैसे अपन ऊपर से अंदर की ओर जाते हो तो ऊपर का जो दबाव लगता है या जो भार लगता है उस वजह से वहाँ जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहते हैं कि पृथ्वी का जो अंदर की ओर जो अधिक घनत्व है वो ऊपर की ओर लगता हुआ जो दबाव है उसकी वजह से है। लेकिन ऐसा भी है इसके अंदर, क्योंकि सेलों के अंदर एक ऐसी सीमा होती है कि उसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर लगाओगे तब भी उसका जो घनत्व है वो बदलेगा नहीं। इसका मतलब ये बात हुई है कि जो ऊपर से जो दबाव लगता है वो एक सीमा तक तो काम करेगा, लेकिन एक सीमा के बाद सेलों की ऐसी प्रवृत्ति होगी है कि वो जो दबाव है वो न के बराबर काम करता है या काम करना बंद कर देता है। तो फिर अपन कहते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो कोर का जो अधिक घनत्व है तो वहाँ पे खुद अधिक या अधिक घनत्व वाले जो पदार्थ है वो पाए जाते हैं। तो अगर अपन देखते हैं कि जो जो बढ़ता है दबाव तो उसका घनत्व भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक सीमा के बाद सेलों का जो घनत्व है वो बढ़ना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे इधर ये प्रमाणित किया जा सकता है कि कोर का जो अधिक घनत्व है वो सिर्फ दबाव के कारण ही नहीं है, क्योंकि कोर खुद अधिक घनत्व वाले पदार्थ है उससे मिलकर बना हुआ है।
तो उसमें कुछ भारी पदार्थ जो पदार्थ है पाए जाते हैं, जैसे अपन अभी बात की थी निकल फेरस, क्योंकि ये पृथ्वी के कोर में मिलता है, इसलिए ऊपर से दबाव तो एक सीमा तक काम करता है, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग का अधिक घनत्व है वो खुद, क्योंकि अधिक भारी या अधिक घनत्व वाले पदार्थ है उससे बना होने के कारण उसका घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। तो पृथ्वी का जो कोर है वो निकल तथा फेरस से बना हुआ है के मिश्रण से है, इसीलिए उसका घनत्व है वो अधिक मिलता है। और जो उसका चुंबकीय जो गुण है, क्योंकि लोहा होता है वो प्रधान चुंबकीय गुण वाला होता है, इसलिए जो उसकी प्रधान चुंबकीय दिशा है उसको भी वो प्रमाणित करता है। तीसरा जो बिंदु आता है वो तापमान। तापमान क्या होता है कि जो अपन ये बात करते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से अंदर की ओर अपन जाते हैं तो पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता है, और जो बढ़ने की जो दर होती है उसको अपन सामान्य वृद्धि दर बोलते हैं, जिसको NGR, यानी अपन ऊपरी भाग से अंदर की ओर जाते हो पृथ्वी के तो उसके जो तापमान है वो बढ़ता रहता है, और बढ़ने की जो उसकी दर होती है वो प्रति 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अंदर की ओर जाओगे अपन तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, उसकी बढ़ने की दर होती है प्रति 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो बढ़ता है, इसको सामान्य वृद्धि दर कहा जाता है। तो अगर मैं इस दर से, और ये जो आकलन किया जाता है तापमान का, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो जाना संभव नहीं है, लेकिन ये जो प्रति 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान बढ़ता है तो इस की जो गणना की जाती है तो उसको अपन भूताप ग्राफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जियोथर्म इस ग्राफ के माध्यम से इसका आकलन किया जाता है, यानी ये जो अनुमान लगाया जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितना टेम्परेचर है तो उसको इस भूताप ग्राफ के माध्यम से किया जाता है। तो अगर मैं इस हिसाब से कैलकुलेशन मानूं तो लगभग अपन ये कहते हैं कि 2900 किलोमीटर की गहराई पे जाते हो तो तापमान पच्चीस 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इस दशा के अंदर पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो किसी भी प्रकार से ठोस अवस्था में तो रह न सकता है। फिर भी अपन मानते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक कोर है वो ठोस है। तो ये जो तापमान बढ़ता है उसके बढ़ने की जो जैसे जैसे अपन अंदर की ओर जाते हो तो उसके बढ़ने की जो दर है वो कम होती जाती है, और एक अनुमान लगाया जाएगा तो जैसे जैसे अपन अंदर की ओर जाते हैं तो जो प्रति 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो जो दर है वो कम होती जाती है। तो इस आधार पे अपन मानते हैं कि जो 2900 किलोमीटर की गहराई पे तापमान 25,000 डिग्री होना चाहिए था वो रियलिटी में कितना होता है 2900 किलोमीटर की गहराई पे 3600 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है ये पृथ्वी के ऊपरी भागों में ही पाए जाते हैं। तो ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाए जाने के कारण पृथ्वी के जो ऊपरी भाग में जो तापमान है वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ता है। जैसे जैसे अपन अंदर की ओर जाते हो तो उसके तापमान के बढ़ने की दरें वो कम हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार के जो एलिमेंट है इसमें मुख्य रूप से आते हैं। एक तो आता है यूरेनियम, यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम प्रदान जो है वो रेडियो सक्रिय पदार्थ माने जाते हैं।
और ये तीनों के तीनों हैं वो ग्रेनाइट शैलों के अंदर अधिक पाए जाते हैं। तो जहाँ पे अगर ग्रेनाइट शैलें पाई जाएगी वहाँ पे निश्चित रूप से जो टेम्परेचर है वो अधिक पाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार के जो एलिमेंट है उसकी प्रधानता रहती है। और दूसरी तरह से एक और थ्योरी से अपन ये बात करें, इस एंगल से बात करें इसकी, कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो सक्रिय एरिया माने जाते हैं, दूसरे होते हैं स्थिर क्षेत्र। यानी विवर्तनीय की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र और विवर्तनीय की दृष्टि से शांत या स्थिर क्षेत्र है, उसके अंदर भी जो गहराई की ओर जाने पर जो तापमान है वो अधिक देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर एक एरिया ऐसा है जो विवर्तन की दृष्टि से एक्टिव है, यानी जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटना है या जो भूकंप की जो उत्पत्ति है वो ज़्यादा होती है, तो उसको अपन विवर्तन की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र मानते हैं। अगर वहाँ पे अगर आप 40 किलोमीटर की गहराई पे अगर तापमान को रिकॉर्ड करोगे तो वो लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। दूसरे एरिया ऐसा भी होता है जो विवर्तन की दृष्टि से शांत एरिया है या मतलब स्थिर क्षेत्र है, तो वहाँ पे 40 किलोमीटर की गहराई पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर इन दोनों एरिया की बात करें, सक्रिय क्षेत्र और स्थिर क्षेत्र, तब भी तापमान के में अंतर है वो देखने को मिलता है। तो एक बात ये तय है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो अपन तापमान जिस कैलकुलेशन गणना करते हैं वास्तव में वो इतना नहीं होकर कम होता। क्यों होता है? क्योंकि ये जो जैसे जैसे अंदर की ओर जाओगे तो उसकी दर कम होती जाती है। वो क्यों होती जाती है? तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पृथ्वी के ऊपरी परत में तो पाए जाते हैं, चाहे वो यूरेनियम हो, थोरियम हो या पोटेशियम, अंदर की ओर जाने पे ऐसे खनिजों की प्रधानता कम होती है, इसलिए तापमान कम देखने को मिलता है। तो इस आधार पर अगर मैं कैलकुलेशन करूँ ये, तो 5150 किलोमीटर पे तापमान सिर्फ 4300 डिग्री ग्रेड ही होता है। कितना होता है? जबकि अपन ने पहली बार जो अनुमान लगाया था इस हिसाब से, तो वो कितना अनुमान लगाया था कि 2900 किलोमीटर की गहराई पे तापमान कितना हो जाता है 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि इतना नहीं होकर वास्तव में कितना आता है वो इतना, क्योंकि ये जो एलिमेंट है उसकी वजह से कुछ ऐसा है वो पर्वतीय देखने को मिलती है। तो ये जो था वो घनत्व का था, दबाव था और तापमान है। ये तीनों ऐसे पृथ्वी की आंतरिक भाग में जानकारी के स्रोत है जिसको अपने एक अनुमान या एक प्रकार का जो अनुमान देखकर ऐसे कहा जा सकता है कि अगर उसका जो दबाव है तो दबाव की वजह से जो घनत्व है वो अधिक होगा, तो अधिक घनत्व की वजह से जो कोर का एरिया है वो ठोस रूप में रहेगा। कुल मिलाकर अपन बात ये है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस मिलता है, और ठोस में दो वजह हो सकती है, ऊपरी दबाव भी हो सकता है और घनत्व वाले अधिक घनत्व वाले पदार्थ है वो भी आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। इस वजह से पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में मिलता है। अभी अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसमें अपन जो पृथ्वी की उत्पत्ति से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो जानकारी की जो प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत है उसको अपन पढ़ेंगे। फिलहाल अपनी जो क्लास है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम।